हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि अभी हमारे द्वारा एडुटेरिया का 5000 प्लस प्रश्नों का सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो आज का सेट संख्या 6 है। तो आज का सेट संख्या 6 को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे इससे पहले जो 1 2 3 4 5 सेट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वो वीडियो अपलोड है, आप चाहें तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट संख्या एडुटेरिया का सेट संख्या 6। तो शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न, हेलिना रक्षा उपकरण हेलिना रक्षा उपकरण किस देश ने विकसित किया? हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो ये किया है भारत ने। कौन किया है? भारत ने। हेलिना रक्षा उपकरण किसने विकसित किया है? तो हेलिना रक्षा उपकरण विकसित किया है भारत ने। ठीक है, किसने किया है? भारत ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, भितरकनिका उड़ीसा में है, पीताम्बरम कहाँ है? तमिलनाडु में, वेम्बनाड जो है ये कर्नाटक में नहीं है बल्कि कहाँ है? केरल में है। ठीक है, कहाँ है? केरल में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो सेंट्रोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो बंदरगाह कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। सेंट्रोस बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता है? तो कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। अगला है कौन सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनेटिंग किससे होता है? पनीर से। पनीर मतलब रेनेटिंग का संबंध किससे है? पनीर से। जैव विविध प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो प्लास्टमिस से। ठीक है, गोल्डन चावल का संबंध किससे है? तो विटामिन ए से। ठीक है, ओजोन परत का संबंध जो है ट्रोपोस्फेयर से नहीं है। तो कह रहा था कौन सुमेलित नहीं है? तो डी वाला सुमेलित नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और दूसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो वलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद अगला है करेवा वैली कहाँ अवस्थित है? तो ये करेवा वैली जो है आपका कश्मीर में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? कश्मीर में। करेवा वैली कहाँ अवस्थित है? कश्मीर में। करेवा वैली अवस्थित है कहाँ? कश्मीर में। इसके बाद अगला ध्यान रखिएगा। कह रहा है किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब चलाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को चलाया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या हो गया? तो किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है?
तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CF एंड्रूज। कौन हो जाएगा? CF एंड्रूज। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया है? तो CF एंड्रूज ने किया है। ठीक है, इसके बाद अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1980 में। ठीक है, इसके बाद आगे है, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव वाली उत्पन्न करने वाली गैस है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो इनमें से सभी, जलवाष्प, ओजोन, मीथेन। इसके बाद अगला है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं, कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। इसके बाद अगला है गैसोहॉल। गैसोहॉल मिश्रण है, किसका है? 90% पेट्रोल प्लस 10% अल्कोहल। गैसोहॉल किसका मिश्रण है? तो गैसोहॉल जो है इसमें 90% पेट्रोल और 10% क्या होता है? एथेनॉल या अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि कह रहा है आपका प्रश्न कि यदि एक वस्तु क्या है? यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, इसके बाद अगला है, क्या कह रहा है अगला? अमीटर। अमीटर किससे संबंधित है? तो विद्युत से संबंधित है। इसके बाद अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का संबंध किससे है? सापेक्ष आर्द्रता से। इसके बाद बैरोमीटर का संबंध किससे है? तो दाब से। और वॉट का संबंध किससे है? तो शक्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। ठीक है, चलिए आगे है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत जो है, बहिष्कृत भारत बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसके बाद अगला है आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता किन्हें कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। चलिए आगे है, कह रहा है द्विश या डबल फॉल्ट। द्विश या फिर डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से है। तो ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। ठीक है, इसके बाद अगला है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का संबंध निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी,
कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 4, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे है, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद आगे है, सही सूची का मिलान करें। तो इसका सही सूची, इसमें हम इस प्रश्न में थोड़ा हमको डाउट है, इसलिए हम ये प्रश्न को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में हमें डाउट है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, बताइए आप लोग। कह रहा है, आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है उपयुक्त में से सभी। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, उपयुक्त में से सभी। आगे है, कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद जो है, कौन सा आर्टिकल, इन विच आर्टिकल, कौन सा उच्च न्यायालय, कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय को यानी हाई कोर्ट को अभिलेखनीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो आर्टिकल संख्या 215। ठीक है, आर्टिकल 215 में। ठीक है, कह रहा है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो ये है साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। कह रहा है, भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेगी? तो कह रहा है, भारत का जो संविधान कहता है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डैट कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो संघ की संसद के पास ही रहेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है, आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव। तो किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद की इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर। इसके बाद अगला है, लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में कौन सही है? लोक लेखा समिति में के तथ्यों में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 और 3 सही है। ठीक है, इसमें लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। इस समिति के सदस्यों के प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। इसके बाद अगला है, गिल्ट एड्स मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गिल्ट एड्स मार्केट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है, ऑप्शन संख्या सी। इसके बाद अगला है, चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया था? तो चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो 1994 में। ठीक है, 1994 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद अगला है, कह रहा है,
डायामेंटीना गर्त या फिर खाई किस महासागर में अवस्थित है? तो डायामेंटीना गर्त या खाई किस सागर में अवस्थित है? तो हिंद महासागर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? हिंद महासागर में। अगला प्रश्न कह रहा है बरमूडा त्रिभुज, बरमूडा त्रिभुज या का त्रिकोण किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में। यहाँ इस मतलब इस समुद्र के ऊपर से कोई भी कोई भी हवाई जहाज या एयरफोर्स विमान वगैरह या फिर पानी वाले जहाज वगैरह गुजरते हैं तो वो पता नहीं अपने आप गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ से गया। तो ये एक आश्चर्य दृश्य बना हुआ है। तो ये कैसे, क्या वहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड काम करता है, इसके कारण कुछ ऐसा होता है, वैज्ञानिकों का कहना है। तो बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला है, कह रहा है आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। निस्स कौन है? निस्स। ऑप्शन संख्या बी इज राइट। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि। ऑप्शन संख्या बी राइट। इसके बाद कह रहा है अनवार ए सुहाइली, अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? ये काफी इंपॉर्टेंट है बुक, पंचतंत्र, जिसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और ये बुक में किनके पूर्व जन्मों की कहानी है? तो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी का इसमें मिलता है। ठीक है। तो अनवार ए सुहाइली किसका फारसी अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। ठीक है। इसके बाद अगला है भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन जो है किस देश की देन मानी जाती है? तो पुर्तगाल देश की देन मानी जाती है। ठीक है। अगला है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात, राजा राम मोहन की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व कौन किए थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से कौन जो थे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो भाग लिए थे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जिसमें 1 2 3 महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, सरोजिनी नायडू भी भाग ली थी और मदन मोहन मालवीय ने भी भाग लिया था। और कांग्रेस केवल 3 गोलमेज सम्मेलन में केवल कांग्रेस एक बार भाग लिया था, वो भी कैवी में, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है। इसके बाद अगला है भक्ति आंदोलन जो कि दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रामानंद को जाता है। ऑप्शन संख्या ए राइट है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो रामानंद को जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति कौन से शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। इसके बाद अगला है तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति किनके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है गांधी जी के निम्न आंदोलनों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला तो आ जाएगा आपका कौन सा? तो अहमदा मिल योजना, योजना कह रहे हैं, अहमदाबाद का मिल हड़ताल। इसके बाद आ जाएगा खेड़ा आंदोलन। इसके बाद आ जाएगा रॉलेट सत्याग्रह।
इसके बाद आ जाएगा असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन कौन सा है? 4 3 2 1, ऑप्शन संख्या डी राइट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, ना नाभिक के अलावे कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाभिक के अलावे कोशिका के किस अंग में, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद अगला है, किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? किस गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? तो ये सभी प्रोटीन नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला है, आगे देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो कौन सा रोग जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो जीरोफ्लैथलेमिया, जीरोफ्लैथलेमिया। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला है, एक बायोट्रेकी के जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, कौन सा किसमें उपयोग किया जाता है? तो ये सोनोग्राफी में किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है, यदि लोलक की लंबाई, कह रहा है यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसकी प्रभाव क्या पड़ेगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, झूलने की अवधि दोगुनी हो जाएगी। इसके बाद अगला है, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके बाद है N2 और इसके बाद है CO2, यानी कि CO N2 और CO2, इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होती है। इसके बाद अगला है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो डिंब वाहिनी नलिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो है पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो ये है आपका ग्लूकोज। इसका राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। तो ये था हमारा 50 प्रश्नों का सेट संख्या आपका 6। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, इसे भी ध्यान रख लेंगे। कह रहा है, महाजनपद और उसकी राजधानी आपके एग्जाम में प्रश्न पत्र में बनते हैं, तो देख लीजिए इसे। कह रहा है, मगध की राजधानी कहाँ थी? चलिए तो ध्यान रखिएगा, मगध और उसकी राजधानी ये 16 महाजनपद हैं, जिसे आप इसे याद रख लेंगे। एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर इसे देना होता है तो एक प्रश्न दे देता है। तो कह रहा है, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगृह, या इसे ही अभी वर्तमान नाम का है तो राजगीर इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज, और या फिर इसे राजगृह कह सकते हैं, और अगर वर्तमान में कहना चाहें तो राजगीर, जो कि आप लोग घूमे भी होंगे, ग्लास ब्रिज गए होंगे। इसके बाद अगला है, अंग की राजधानी कहाँ है? तो अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा। इसके बाद अगला है, बज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली।
वज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगिरी। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वज्जी की कहाँ थी? वैशाली। काशी, काशी की राजधानी कहाँ थी? काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वत्स, वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। इसके बाद अगला है कुरु। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आप बिना देखे सुनिएगा। मगध, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी या गिरिव्रज। इसके बाद अगला है अंग, अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। वज्जी की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। और काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी। और वत्स की राजधानी कहाँ थी? तो कौशाम्बी। और कुरु की राजधानी कहाँ थी? तो इंद्रप्रस्थ। और कंबोज, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो हाटक। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? हाटक। अस्मक, अस्मक की राजधानी कहाँ थी? पोटलो, पोटली। इसके बाद अगला है, इसके बाद अगला आप देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। अगला है कौशल। कौशल की राजधानी कहाँ थी? तो श्रावस्ती। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। और आप श्रावस्ती से एक टॉपिक याद रख सकते हैं। सब अगर आपसे बोलता है कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। और सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। इसके बाद है अवंती। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन अभी वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद मल्ल, मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। मल्ल की राजधानी कहाँ थी? कुशावती। इसके बाद यही मल्ल जो है आपको ध्यान रखना होगा, हम गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान बुद्ध के बारे में बताए थे। तो भगवान बुद्ध जो हैं अंतिम समय में मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, वहीं अपने प्राण को त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्ति किए थे। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है, कुछ कुछ टैली करके हम बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। इसके बाद अगला है पंचाल। पंचाल की राजधानी कहाँ थी? तो अही छन्नकिया कंपलीय, कंपिल्ले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है चेदी राजवंश। चेदी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये शक्तिमती। चेदी राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो शक्तिमती। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद मत्स्य, मत्स्य राजवंश। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो विराटनगर। मत्स्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य जैसे एक सबसे बड़ा मछली कौन सा? वेल मछली। तो विराट होता है, बड़ा होता है, बड़ा को ही तो विराट कहते। तो आप याद रख सकते हैं मत्स्य विराटनगर। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। सूरसेन जो सूरवीर होगा वो उसका मुंह थुड़ देगा, तो मथुरा ऐसे करके याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है गंधार। गंधार आपको पता है कहाँ है? अभी वर्तमान में अफगानिस्तान में अवस्थित है। तो गंधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। तक्षशिला वही जहां से विष्णुगुप्त, कौटिल्य, कौटिल्य या फिर एक और नाम हमें ध्यान में नहीं आ रहा है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, हाँ चाणक्य, जहां के वो गुरु थे। तो ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी। तो ये था हमारा टॉपिक, आपका सेट संख्या 6। कैसा लगा आपको यह टॉपिक? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएंगे। तो सेशन को यहीं तक रखते हैं, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।